हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है दोस्तों 22 जनवरी 2024 और आज से हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है आप सभी के लिए, जिसमें स्पेशली ये टारगेट किया गया है कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा होगी और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स जो 2025 में आयोजित होगी, क्योंकि ये री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। और इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए यूपी पीसीएस के जो बदलते ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स एक बहुत मेजर पार्ट है और इसको सही से तैयार करना अब जरूरी है। हालांकि इससे पहले हम लगातार 3 सालों से वार्षिकी पे लगातार हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना के उसके 500 एमसीक्यू सीरीज करा के बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयार कराते हैं। और इस पे मैं ही नहीं बोल रहा बल्कि आपके बीच हजारों लोग जो है कि हमें इस तरीके की बेस्ट विशेष देते हैं। चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो पुराने 2023 की करंट अफेयर, 2024 की जो अभी आई दृष्टि वार्षिकी हम लोगों ने अक्टूबर 2024 तक की कंप्लीट की, जिसमें हजारों लोगों के पॉजिटिव जो है कि कमेंट हैं, लाइक्स हैं, जिससे लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि सर अब आप लोग मंथली भी करंट अफेयर शुरू कीजिए, जिससे मंथली करंट अफेयर्स आप अच्छे से अगर तैयार होगा ना तो वार्षिकी में दिक्कत थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रख के सबसे बेस्ट मैगजीन हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला कि प्रतियोगिता दर्पण है, दृष्टि आईएएस है, संस्कृति आईएएस है, विजन है और समसामयिकी क्रॉनिकल है या फिर एजुटेरिया, बहुत सारी मैगजीन्स मार्केट में हैं। तो उसमें जो सबसे बेस्ट मैगजीन थी कि मंथली के तौर पे आपकी क्रॉनिकल समसामयिकी है और इसी मैगजीन को हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन बना रहे। क्योंकि ईयरली मैगजीन तो आप लोगों के लिए हम रामबाण तरीके से प्रस्तुत करते ही करते हैं हैंड रिटन नोट्स बना के, लेकिन अगर मंथली पे भी आपका सपोर्ट अच्छे से मिलेगा तो हमें और भी ऊर्जा मिलेगी आपके लिए और बेहतर काम करने के लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो मैगजीन आ गई है ये फरवरी 2024 में आई है, जिसमें आपको सारा का सारा जो दिसंबर का करंट अफेयर्स होगा वो सारा कंप्लीट मिलेगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे टॉपिक्स हैं इसमें अगर आप देखोगे कि ये जो हमारा अंक रहेगा 27 दिसंबर 2024 तक की पूरी घटनाएं इसमें देखने को मिलेगी और अंक आपका फरवरी 2025 का है। कब का है दोस्तों? फरवरी 2025 का। तो इसी तरीके से होगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में राज्य समाचार और राष्ट्रीय समाचारों को कंप्लीट करेंगे, यानी जो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और ऐसे ही नहीं करेंगे बल्कि कुछ हाईलाइट पॉइंट्स के साथ करेंगे, ताकि ये पीडीएफ जब मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूं तो स्पेशली आपको इन्हीं चीजों को बार बार पढ़ के रिवीजन कर लेना है। पूरी नहीं पढ़नी, केवल इन्हीं चीजों को पढ़नी है। पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? तो ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे लगभग 15.5 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लिंक उसका बायो में दिया गया है, या फिर आप ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल सर्च करेंगे तो उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी हाईलाइट पॉइंट के साथ। तो शुरू करते हैं, बहुत हो गया आपको सारी इंफॉर्मेशन देना, अब शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम स्टेट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। स्टेट मतलब राज्य समाचार, राज्य में क्या क्या करंट अफेयर्स है अलग अलग स्टेट में। तो सबसे पहले हमने देखेंगे यूपी को। यूपी में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई दोस्तों? देखिए, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना जो उत्तर प्रदेश को लाभ, ये इसका एक हेडिंग दे दिया गया है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ते हुए पढ़ेंगे, न कि इसी तरीके से, ठीक है। अब स्टैटिक में क्या है, अगर आप देखोगे कि यूपी का अगर आप मैप बनाते हो कुछ इस तरीके का, अगर आपका यूपी का मैप बनता है तो यहाँ पे ये जो नदी है ना, कुछ इस तरीके से नदियां हैं, ठीक है। इनको ही कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नदी ये है, एक नदी ये है। ये तो आपकी हो जाएगी बेतवा नदी हो जाएगी दोस्तों, और ये आपकी हो जाएगी केन नदी। इन दोनों के बीच में एक नहर बनाई जा रही है, जिसको लिंक परियोजना के नाम से जाना जा रहा है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ताकि इसका जो अतिरिक्त पानी है वो इसमें आ जाए, या फिर जो इसका अतिरिक्त पानी वो इसमें आ जाए। इससे एमपी के साथ साथ बुंदेलखंड के जो कई सारे जिले हैं, स्पेशली ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, यहां पे जो पेयजल की संकट है, पेयजल की समस्या है, इसको दूर किया जा सकता है। समझ में आ गई मेन चीज। अब यहां पे टॉपिक पे अगर हम आएंगे तो यहां देखते हैं कि 25 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को हम लोग केबीएलपी भी बोलते हैं, और इससे अंतरराज्यीय जल हस्तांतरण परियोजना है। अंतरराज्यीय का मतलब क्या हो गया कि मध्य प्रदेश के साथ साथ ये किसको बेनिफिट देगी? यूपी को देगी। तो दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है आप। देखो, अब क्या है ना, हम लोग करंट अफेयर्स को रटने के पैटर्न पे कम पढ़ेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, स्टैटिक पोर्शन से जोड़ेंगे, और नए ट्रेंड पे आधारित जो स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनना है ना, कि उसकी सारी डिटेल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे केन बेतवा लिंक परियोजना में बेनिफिट किसे होगा। तो बुंदेलखंड में अगर हम देखते हैं तो 2.51 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई करने के लिए पानी प्राप्त होगा। कितना? 2.51 लाख हेक्टेयर। उसी तरीके से आपके झांसी में, महोबा में, बांदा में, ललितपुर जिलों में
21 लाख लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा, क्योंकि वो सूखा वाला क्षेत्र है जहां पे पानी की समस्या होती है। साथ ही साथ केन नदी जो कि एमपी से बेतवा नदी यूपी की ओर पानी स्थानांतरित करेगी। तो ध्यान देना कि पानी का जो स्थानांतरण हो रहा है वो केन नदी से बेतवा नदी में हो रहा है, अर्थात जो यहाँ पे केन नदी है और यहाँ पे बेतवा नदी है, ये बी हो गया, ये के हो गया, और यहाँ पे आपका यूपी का मैप है। तो आपने देखा केन नदी से बेतवा नदी की ओर ये पानी पूरी तरीके से जाएगा, और केन नदी मुख्य रूप से एमपी में ज्यादातर उसका हिस्सा और बेतवा का ज्यादातर यूपी में। तो यहाँ पर पानी को जो है कि ट्रांसफर किया जाएगा, और ये दोनों ही नदियां यमुना की एक तरीके से सहायक नदियां हैं। वित्त पोषण की बात करें कि अगर इस बड़े प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कितना फंडिंग किया जा रहा है, तो देखिए 90% फंडिंग आपको केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगी, लेकिन जो बची हुई 10% फंडिंग है वो यूपी और एमपी दोनों सरकारें मिलकर करेंगी। यानी ये संयुक्त प्रोजेक्ट है यूपी का और एमपी का, जिसमें 10% योगदान धनराशि का उत्तर प्रदेश एमपी दोनों लोग अपने अपने बजट से देंगे और 90% केंद्र सरकार देगी। और बांदा में केबीएलपी यानी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए एक समर्पित कार्यालय भी खोला जाएगा। कहां पे खोला जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के बांदा में, जहां से क्या होगा, हर एक चीज को मॉनिटरिंग की जा सकेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना किस प्रोसेस में चल रही है, कितने प्रोग्रेस हुआ, कब तक तैयार होगी, इन सभी को मॉनिटरिंग करने के लिए बांदा में एक कार्यालय भी खोला जाएगा। तो ये चीज समझ पे आ पाई आपको कि किस तरीके से इसका इमेजिनेशन होगा। हालांकि इसको तैयार करते समय काफी बड़ा इकोसिस्टम भी कोलैप्स होगा, क्योंकि बहुत सारे जंगलों को भी काटा जाएगा, ऐसी स्थितियां आएंगी। तो एक एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी इसमें उभर कर सामने आएगा। एक दूसरा चैलेंज आएगा कि इसमें जो जनजातियां हैं उनके विस्थापन होने का खतरा आएगा। अगर वो विस्थापित होती हैं तो सरकार क्या प्रोजेक्ट कर रही है कि उनके पुनर्वास कहां पे किया जाए, उनकी आजीविका को जो है कि दोबारा संचालित किया जाए। तो और भी इसमें चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि महाकुंभ मेले में एक कलाग्राम की स्थापना की गई। महाकुंभ मेला आपको पता है यूपी में प्रयागराज में चल रहा है, जो 144 वर्षों के बाद आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसके प्रशासन को संचालित करने के लिए एक महाकुंभ मेला क्षेत्र से के नाम से एक अलग जिला भी बना दिया गया, जिसको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं महाकुंभ मेले में कलाग्राम की स्थापना। क्या होता है कलाग्राम? अगर आप देखेंगे, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी ने महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव स्थापित किया, यानी कि एक हेरिटेज विलेज कह सकते हो, कल्चरल विलेज कह सकते हो, कलाग्राम के नाम से कलाग्राम। यहां पर आप देखोगे कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा, जो भारत की हमारी विभिन्न धर्मों से, विभिन्न संस्कृतियों से, या फिर जो है कि विभिन्न बोली और क्षेत्रों से जो हमें भारत समृद्ध देखने को मिलता है, कल्चरल हेरिटेज हमारी जो है उसका प्रदर्शन किया जाएगा। जिससे मान लो उत्तर भारत के लोग जो कभी दक्षिण भारत में नहीं गए हैं, तो चोल कालीन, पल्लव कालीन और विजयनगर साम्राज्य, इन सभी शैली को, इन सभी जो है कि सांस्कृतिक तत्वों को देख सकेंगे। इसी तरीके से दक्षिण भारत के लोग जो कुंभ में नहान करने आएंगे, यानी कि जो स्नान करेंगे या पूजा पाठ करने आएंगे, वो भी उत्तर भारत की इन परंपराओं को देख पाएंगे, कैसे बौद्ध धर्म विकसित हुआ, कैसे जो है कि यहाँ पे शिव धर्म विकसित हो रहा है, इन सभी परंपराओं को यहाँ पे देख पाएंगे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें इसका जो आयोजन होगा, इस आयोजन में उभरते हुए जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोडक्शंस एंड जोनल कल्चरल सेंटर पहनावों के प्रदर्शन भी किए जाएंगे। यानी कि क्षेत्रीय स्तर पे जितने भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जितने भी होते हैं, जो आप देखो कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, तो इन सभी का भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही हम और इसमें क्या देखेंगे, एक बहुत बड़ा हमारा बेनिफिट होगा कि 2014 से 23 तक अगर आप देखोगे तो विदेशी पर्यटकों के आगमन में 23.96% की वृद्धि हो गई। और जितने भी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने देश की कोई भी करेंसी ला रहे हो, भारत में अगर जब वो आते हैं तो सबसे पहले वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे रुपए में कन्वर्ट करके ही भारत में घूमते फिरते हैं। तो पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय में भी लगभग 42.53% की वृद्धि हुई है। अभी आप देखोगे कुंभ के मेले में, आप देखोगे बहुत सारे विदेशी पर्यटक, महिला और पुरुष दोनों लोग जो है कि अपने परिवारों के साथ कुंभ में नहा रहे हैं, पाप जो है कि अपने धो रहे हैं और उस मेले का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों की संख्या में बता सकता हूं कि ऐसे रील्स आप लोग देख रहे होंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस तरीके के अगर प्रोजेक्ट को और बेहतर किया जाएगा तो एक तो जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही साथ राजस्व में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो हमारी जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो इंडेक्स आती है ना ग्लोबल स्तर पे, विश्व के स्तर पे, उसमें भारत की रैंकिंग जो 2014 में 65वें स्थान पे थी, वो अब
39 स्थान पे आ गई 2024 में। और ये मैंने आपको यूपी पीसीएस से पहले जो वार्षिक करंट अफेयर्स पढ़ाई थी उसमें बताया भी था कि टॉप में कौन था दोस्तों, यूएसए था। यानी दुनिया के अगर हम 1000 लोगों से सर्वे करें और पूछे कि भैया आप सबसे पहले किस देश में जाना चाहोगे विदेश में घूमने के लिए, तो सबसे पहला नाम उसका यूएसए आता है। और इसी तरीके से वो क्रोनोलॉजी सेट करता है कि भाई यूएसए जाऊंगा, कनाडा घूमना चाहूंगा, अगर यूएसए नहीं मिला कनाडा यूएसए अगर नहीं जा पाया तो यूरोप घूमने जाऊंगा, अगर ये भी नहीं घूम पाया तो एशिया में आता है और भारत को 39 नंबर पे रखता है कि यार 39वीं लोकेशन मेरी भारत होगी। तो इस तरीके से विश्व के स्तर पे भारत को रैंकिंग जो मिली है 39वीं मिली है। तो ये भी याद रखने वाली बात है, क्योंकि पीसीएस में जो परीक्षाएं पूछी गई थी, जो करंट अफेयर्स की प्रश्न जो पूछे गए थे वो 30 प्रश्न थे, लगभग 30 से 32, और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो डायरेक्टली किसी प्रश्न को टच कर रहा हो। एक दो प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में कहीं ना कहीं आपकी डेप्थ नॉलेज को समझने का प्रयास किया जा रहा था करंट अफेयर्स में भी। तो हम लोग इसी तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करके समझेंगे। तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पे दो टॉपिक आपको समझ में आ गए। अब बात करेंगे गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, यानी कि शहर के रूप में डेवलप होगा और जिसमें आपका जो अपशिष्ट होते हैं, जो नगर निगम में जो वेस्टेज जाते हैं आपके पूरे शहर के, उनको जो है कि मैनेज करने के लिए ये एक पहला आपका शहर बन रहा है। इसमें क्या है कि गोरखपुर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, जहां पे इसकी स्टडी भी कराई जाएगी और साथ ही साथ इसका अपशिष्ट का प्रबंधन भी किया जाएगा। सितंबर 2025 तक ये शुरू हो जाएगा। ये कितने एकड़ क्षेत्र में है, तो 40 एकड़ की सुविधा, प्रतिदिन 700 टन कचरे, और जिसमें क्या रहेगा, सूखा कचरा भी रहेगा, गीला कचरा भी रहेगा और खतरनाक कचरा भी शामिल होगा। जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है, केमिकल वगैरह भी यूज हो रहे होते हैं, तो उन्हें भी कचरे के रूप में जाता है। और इसका प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि रिसाइकल किया जाएगा, जिसमें हम चारकोल का उत्पादन करेंगे स्पेशली, और जैव सीएनजी यानी कि बायो सीएनजी का भी उत्पादन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके घरों में मुख्य रूप से कचरा होता है वो किसका होता है, डेली बेसिस पे आपके घरों में सब्जी और खाने पीने के कचरे होते हैं, जो कि एक जैविक घटक होते हैं, और इससे हम क्या करेंगे, बायो सीएनजी उत्पादित कर सकेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ इस परियोजना का उद्देश्य है सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को अपनाना। सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम हर एक चीजों का क्या करें, अधिकतम दोहन करें, मतलब अधिकतम प्रयोग करें, साथ ही साथ उसमें रिसाइकिल वाले प्रोसेस को जरूर हम अपनाने का प्रयास करेंगे। चारकोल और जैव सीएनजी जैसे उत्पादों की हम बिक्री करेंगे, इससे हमारे राज्य को राजस्व भी उत्पन्न होगा और स्थानीय समुदाय के लिए नए नए रोजगार भी क्रिएट होंगे। अभी जैसे क्या है कि अगर आप केस स्टडी को पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि बनारस में क्या है कि गंगा नदी बहती है और बहुत धार्मिक स्थल माना जाता है, तो हजारों लोगों की संख्या में प्रतिदिन के मामले में क्या होता है, रोज वहां पे फूल, कपड़े वगैरह ये सब फेंके जाते हैं। तो अब उसकी केस स्टडी क्या हुई कि कपड़े को क्या किया जाएगा, उन कपड़ों को एकत्रित करके छोटे छोटे जो है कि कुछ बैग वगैरह बनाए जाएंगे, कोई और भी यूजफुल सामान बनाए जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं हैं वहां पे उनके सहयोग से। तो इससे रोजगार भी क्रिएट हुआ और कचरे का निस्तारण भी हो गया। तो ये एक तरीका, अभी जैसे कुंभ चल रहा है, सोचो कुंभ में जो है कि कितना टन जो है कि कचरा निकलेगा, और अगर हम इन कचरे को इकट्ठा करके स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जिला स्तर के प्रशासन के साथ मिलके इनसे हम स्थानीय समुदाय को रोजगार दे सकेंगे और उनसे नई नई सामानों को बना के हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं रिसाइकिल प्रोसेस से। तो ये भी एक तरीका है अपने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का। साथ ही साथ वेट वेस्ट प्लांट का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसका किया जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। महाकुंभ मेला क्षेत्र एक अलग जिला घोषित कर दिया गया है। ये केवल 4 महीने के लिए रहेगा, ये नहीं कि ऑलवेज रहेगा। 1 दिसंबर 2024 को आधिकारिक तौर पे महाकुंभ मेला 2025 से पहले एक जिला घोषित किया गया है महाकुंभ मेला क्षेत्र के नाम से। और महाकुंभ मेला जिले में बनने के बाद, निर्माण के बाद, वर्तमान में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई, 76। और इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो जिला मजिस्ट्रेट रहेगा, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं। और ये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त करने और नए जिले के भीतर सभी प्रशासनिक मामलों को संभालने का अधिकार दिया गया है। और अभी आपको बताना है कि इस नए महाकुंभ मेला क्षेत्र के जो नए डीएम नियुक्त किए गए वो कौन है। आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे। अब यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि कितने क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्य रूप से जो संगम का क्षेत्र है, जहां पे गंगा और यमुना जी का मिलन होता है सरस्वती जी के साथ, संगम क्षेत्र और इसके 4 आसपास की तहसीलें भी इसमें शामिल की जाएंगी। साथ ही साथ 67 निर्दिष्ट क्षेत्र भी इसमें शामिल किए जाएंगे। और महाकुंभ मेला जिले से जुड़ने के साथ प्रयागराज डिवीजन में अब 5 जिले हो गए। जैसे अभी तक क्या था, जो प्रयागराज मंडल था उसमें 4 जिले आते थे। खुद प्रयागराज एक जिला होता था, प्रतापगढ़ होता था, कौशाम्बी होता था, फतेहपुर होता था।
ये 4 जिले होते थे, लेकिन अब एक और नया जिला बन गया जिसको नवगठित महाकुंभ मेला जिला कहा जा रहा है। तो प्रयागराज डिवीजन में 5 हो गए। ध्यान देना कि 4 महीने के बाद जब ये पूरा कुंभ वगैरह की सारी तैयारियां समाप्त हो जाएंगी तो दोबारा उन तहसीलों को प्रयागराज के अंदर ही शामिल कर दिया जाएगा और वही जो है कि जिले की जो स्थापना की वो हटा दिया जाएगा। ये टेम्पोररी तरीके से, ताकि महाकुंभ जैसी जो प्रशासन मतलब व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था, इसको अच्छे से बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट, हम बात करेंगे कुकरेल नाइट सफारी 2026 तक आरंभ हो जाएगी। लखनऊ के कुकरेल वन में देश की पहली नाइट सफारी दिसंबर 2026 तक शुरू हो जाएगी। ध्यान देना कि देश की पहली ये नाइट सफारी होगी जो 2026 तक शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुकरेल वन को याद रख लीजिएगा कि यहीं पे एक कुकरेल नाम की एक छोटी सी नदी भी बहती है लखनऊ के अंतर्गत ही। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मेन चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि 900 एकड़ क्षेत्र में डेवलप की जा रही है। यहाँ मुख्य रूप से आपको कैफेटेरिया यानी कि भोजन करने के लिए कैंटीन कैफेटेरिया मिल जाएगा, 7D थिएटर मिल जाएंगे, इसमें ऑडिटोरियम्स होंगे और पर्याप्त पार्किंग स्थान जैसी सुविधाएं भी होंगी जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पे नाइट और डे सफारी दोनों को जून 2026 तक पूरा किया जाना है अलग अलग चरणों में। कुकरेल वन में एक चिड़ियाघर भी स्थापित किया जाएगा। जैसे अभी भी लखनऊ में क्या है, जो हजरतगंज की जो चौराहा है उसी के आसपास एक लखनऊ का बहुत पुराना जू माना जाता है चिड़ियाघर, लेकिन अब वो काफी पुराना हो गया, उसको बहुत रिनोवेट करने की जरूरत है। तो उसको ना करके कुकरेल वन में ही एक नया चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा जिसमें सारस क्रेन, अफ्रीकी शेर, चिंपांजी सहित लगभग जानवरों के 63 बाड़े होंगे जिसमें अलग अलग जो है कि प्रजाति के जानवर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वहां पे वन्य जीव अस्पताल भी होगा, यानी कि अगर इन जीव जंतुओं को कोई नुकसान होता है, चोट पहुंचती है, तबियत खराब होती है तो इनके लिए अस्पताल भी वहां पे बनाया जाएगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके पूरे पूरे दिसंबर के महीने में घटित हुए हैं यूपी के करंट अफेयर्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि हमारा सेगमेंट ही है राज्य समाचार, यानी राज्य जो अलग अलग है। अब बिहार की बात कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पे हम जरा बिहार की बात करेंगे तो बिहार बिजनेस कनेक्ट, जैसे आपके यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाती है, ठीक इसी प्रकार से आपके यूपी में भी, बिहार में भी बिजनेस कनेक्ट को आकर्षित किया जाता है। 1.8 लाख मतलब कि 1.80 या 1.80 कह सकते हो लाख करोड़ रुपए के निवेश को प्रस्तावों को आकर्षित किया गया, जिसमें लगभग 423 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कितने? 423 समझौते किए गए अलग अलग कंपनियों के द्वारा। अब यहां पर आगे देखते हैं कि प्रत्येक 5 से 10 एएमयू मतलब कि एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। मतलब कि एक एक अधिकारी के पास कम से कम 5 से 6 जो है कि क्या रहेंगे, इस तरीके के जो है कि ये जो आपके समझौते होंगे उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए बनाया जाएगा नोडल अधिकारी। नेक्स्ट है आपका बिहार 2025 में महिलाओं का कबड्डी विश्व कप मेजबानी करेगा। कौन करेगा? बिहार करेगा। देखा जाए तो 23 दिसंबर 2024 को एक घोषणा की गई कि बिहार मार्च 2025 में महिलाओं का जो कबड्डी विश्व कप की मेजबानी होगी वो करेगा। अभी आपको याद होगा कि विश्व में जो है कि पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप किया जा रहा था। किसका? खो खो का वर्ल्ड कप। और इसका आयोजन आपके दिल्ली में हो रहा था विश्व स्तर पे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें इंडिया जो है कि वर्ल्ड चैंपियन हो चुकी है खो खो विश्व कप में। तो ध्यान रखना, ये भी एक करंट का मुद्दा है। हालांकि हम अगले महीने की मैगजीन जब आएगी मार्च में, जिसमें जनवरी के करंट अफेयर्स रहेंगे, वो चीजें वहां पे हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे इस चीज समझ में आएगी। और यह दूसरी बार होगा क्योंकि जब बिहार महिलाओं का कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ध्यान देना कि महिलाओं की कबड्डी का विश्व कप होगा क्योंकि इससे पहले बिहार में ऑलरेडी 2012 में भी यह टूर्नामेंट आयोजित हो चुका है। इस टूर्नामेंट में दोस्तों 14 देशों के भाग लेने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें एशिया की तरफ से भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल और संभावित रूप से पाकिस्तान की भी कुछ टीमें आ सकती हैं। बाकी यूरोप से आएंगे, अफ्रीका से आएंगे और दक्षिण अमेरिका की टीमें भी इसमें शामिल होंगी। तो ये बड़ा गौरवान्वित पल होगा हमारे लिए। अब यहां पर हम देखते हैं आगे और क्या जानकारी हो सकती है। अच्छा, ये मैच कहां पे होगा ये भी ध्यान रख लेना, राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में आयोजित किए जाएंगे। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैं कलर्ड करके अच्छे से तैयार करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर ऐसा भी नहीं है कि ट्रेंड एकदम से अगर बदल रहा है तो हमें सब कुछ पढ़ना है, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। कुछ चीजों को अभी भी हटाना है क्योंकि वो चीजें एक्स्ट्रा है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, केवल जानकारी के लिए। तो जानकारी के लिए तो आपके पास अगर मैगजीन नहीं है तो मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा अगले 2 से 3 दिन में। जैसे ये पूरी की पूरी टॉपिक हमारा रीड हो जाएगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो हमेशा की तरह जो हम लोगों ने अपनी क्वालिटी कंटेंट को रखा है उसी चीज को इसमें भी बरकरार रखा जाएगा। आगे बात करते हैं कि BIPE
एक्स, मतलब बाईपेक्स कह सकते हो 2024 डाक विरासत का उत्सव। 1 दिसंबर 2024 को पटना में एक राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपेक्स 2024 का शुभारंभ किया गया। इसमें 153 संग्रहकर्ताओं द्वारा क्यूरेट किए गए लगभग 20,000 टिकटों को प्रदर्शित किया गया, जो बिहार के समृद्ध डाक इतिहास की एक झलक प्रदर्शित करता है। और इसमें जो प्रमुख रूप से जो आकर्षण के केंद्र थे वो क्या थे? अजीमाबाद, इकन्नी, दुअन्नी, क्योंकि 250 साल पहले पटना में एक तांबे के सिक्के से तैयार किया गया, जो कि विश्व का पहला डाक टिकट था। इससे पहले विश्व में कहीं पर भी कोई डाक टिकट नहीं होता था, सबसे पहले इसी को शुरू किया गया। अच्छा, साथ ही साथ इसमें 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया है, ग्लोरी ऑफ बिहार, पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार, यानी कि बिहार की खासियत विशेषता, साथ ही साथ कैसा हमारे यहाँ का डाक इतिहास था बिहार का, इन 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। अगर आप बिहार के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लगातार आप इस तरीके के प्रश्नों को कवर करते रहिएगा। फिर यहाँ पे आते हैं 1-2 पॉइंट और है। बिहार की जो स्वास्थ्य प्रणाली है दोस्तों, इस पर अभी हाल ही में कैग की रिपोर्ट आई है। किसकी आई है? कैग, CAG मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई CAG के द्वारा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और प्रबंधन के संबंध में बहुत सारी जो कमियां हैं उसको उजागर किया गया। क्या कहा गया रिपोर्ट में? कि भैया यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं और जो डॉक्टर हैं वो जनसंख्या अनुपात के अनुसार जितनी WHO ने सिफारिश की है उससे बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। जैसे मान लो कि WHO अगर कहता है कि भैया लगभग 1000 पेशेंट पे कम से कम हमें एक डॉक्टर तो मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बिहार में 10,000 या 5,000 या 8,000 लोगों पे एक डॉक्टर होगा। तो सोचो एक डॉक्टर पे इतना अगर बर्डन रहेगा तो कैसे जो है कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो पाएगी। दूसरा, ऑपरेशन थिएटर जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या जोनल हॉस्पिटल हैं जहां पे ऑपरेशन जैसी सुविधाएं ही नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो भी बीमारियां हो रही हैं, जो भी फ्रैक्चर हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर तुरंत उसको सजेस्ट कर रहा है कि भाई ऑपरेशन करेंगे और सही कर देंगे। लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है तो दवाई से कितना आप सही करोगे? ठीक है। और इसी तरीके से जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इनको भी अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल मिली। यानी कि जो होता है ना कि जब आपका 6 मंथ कंप्लीट हो चुका होता है तो 7, 8, 9 या फिर 7, 8, 9 महीने, 6 महीने, ये बहुत कह सकते हो कि बहुत ही एक तरीके से सेंसिटिव मंथ होते हैं जिसमें महिला को अतिरिक्त केयर की जरूरत होती है। साथ ही साथ डॉक्टर से टाइम टू टाइम जो है कि उसकी विजिट होनी चाहिए, डॉक्टर से टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। 7, 8, 9 ये 3 महीने बहुत ही संवेदनशील होते हैं। लेकिन प्रसव के पूर्व इस तरीके की कोई भी देखभाल वहां की महिलाओं को मिली ही नहीं, और ना ही वहां पे कोई दवाइयां वगैरह उनको बेहतर मिली, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी महिलाओं का जो है कि प्रॉब्लम हुआ इस तरीके से। और जितना भी बिहार सरकार ने अपने बजट को आवंटित किया था उसका केवल और केवल 69% ही खर्च किया। तो बाकी जो 31% है दोस्तों वो कहां गया? या तो वो पैसा जो है कि लू फॉल्स में चला गया, बिचौलियों में चला गया, भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन वो पैसा जमीनी स्तर पे वो नहीं उभर के आया। नीति आयोग की जो SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उसमें बिहार ने SDG 3 जो कि हेल्थ से संबंधित है, बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है इसमें। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं MP के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं हम लोग। अब यहां पर देखते हैं हम लोग MP को दोस्तों। तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो ग्वालियर से संबंधित थे, यानी ग्वालियर में ही उनका जन्म हुआ था। भले वो उत्तर प्रदेश से सांसद थे, कई बार उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीटों से चुनाव भी लड़ा, प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन उनकी जो मुख्य जन्मभूमि थी वो ग्वालियर थी। अब 25 दिसंबर को क्या होता है? उन्हीं के उपलक्ष्य में, उनकी याद में हम लोग सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस अवसर पे 100वीं जयंती पर इन्होंने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को क्या किया? इसकी जो है कि एक तरीके से शुरुआत कर दी। किसने? मोदी जी ने। अब यहाँ पे इन्होंने इसी दौरान 4 अन्य परियोजनाओं को भी जो है कि शुरुआत की, जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। इसीलिए जब हमने इसको ऊपर पढ़ा पहले टॉपिक में तो हमने वहां पे क्या डेट पढ़ी थी? 25 दिसंबर पढ़ी थी। साथ ही साथ ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट तो है ही है, ये भी हो गया। तीसरा, अटल ग्राम सुशासन भवन। 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी यहाँ पर रखी गई है, जो कहीं ना कहीं क्या करेंगे कि गांव के स्तर पर सुशासन जो भवन होंगे, जो एक तरीके से मानक तय करेंगे, आइडियल तय करेंगे कि एक गांव का प्रशासन कैसा होना चाहिए, ताकि वहां पे गुड गवर्नेंस भी स्थापित हो सके। तो इसको भी बनाया गया। साथ ही स्मारक डाक टिकट और सिक्का, यानी कि 100वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्के का विमोचन भी किया गया है उनके याद में। आगे देखते हैं, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन।
मामला क्या है कि 23 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जो कि फॉरेन की है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एमपी को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता दी है। यानी दुनिया के लोगों को एक तरीके से मैसेज दिया है कि अगर आप भारत जाना चाहते हो तो एमपी जाओ, गो टू ग्लोबल। ठीक है, क्यों ऐसा कहा गया होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ऐसी ऐतिहासिक और विरासत से संबंधित चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करेंगी, पर्यटकों को। कुछ मत जानो तो यही जान लो भैया कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहली चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, भीमबेटका गुफा रायपुर जिले के पास से जो है कि नजदीक मिलता है। रायसेन है कि रायपुर है? ठीक है, और साथ ही साथ उसी एमपी के अंतर्गत कई यूनेस्को साइट्स भी हैं, जैसे खजुराहो के जो मंदिर हो गए, मांडू, ये सब शामिल है। वहीं बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे सुरम्य पहाड़ियां, नदियां, झरने, ये सभी ऐसे जो है कि आपको दृश्य देखने को मिलेंगे जहां पे आपको घूमने में बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत भी हमारी बहुत समृद्ध है। भाई तानसेन भी तो यहीं के थे, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, तो पारंपरिक नृत्य का यहाँ रूप देखने को मिलता है, स्थानीय शिल्प और विविध व्यंजन शामिल हैं जो आगंतुकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। आप महाकाल कॉरिडोर को देख सकते हो उज्जैन में। इस तरीके की चीजें एमपी में हैं। अब आगे चलते हैं, एक और भारत के अंतर्गत भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, फॉरेस्ट मेले की बात की जा रही है। 17 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला प्रारंभ हुआ। ध्यान देना कि इस बार जो यूपीपीसीएस की परीक्षा हुई थी 22 दिसंबर में, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो डेट पर फोकस करके बनाए गए थे। तो हमें जो भी इंपॉर्टेंट जो है कि डेट होगी ना, उसे तैयार अच्छे से करना है। जैसे अगर इसी की हम बात करें, वन मेला कब आयोजित हुआ, तो 17 दिसंबर 2024 को यह वन मेला आयोजित किया गया, भारत में आयोजित हुआ। और इसकी जो थीम थी, लघु वन उपज के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना। क्या करना था? लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण करना। कलेक्टरों, व्यापारियों, नीति निर्माताओं और श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के प्रतिनिधियों की यहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। क्या क्या कि यहाँ पे जो जोनल स्तर के जो कलेक्टर थे, व्यापारी थे, पॉलिसी मेकर थे, साथ ही साथ फॉरेन कंट्री जैसे श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इसमें शामिल होते हैं। मेले में आयुर्वेदिक डॉक्टरों से मुफ्त चिकित्सा परामर्श भी शामिल है, जो कि समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपको जीवन शैली को बहुत उत्तम करना है या बहुत ही जो है कि सुचारू रूप से संचालित करना है, तो आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेद के रास्ते पर चलना चाहिए, योग के रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे आप महंगी महंगी दवाइयों के खर्चों से बच सकेंगे। तो ये एक बेहतर पद्धति भी दिखाएगी। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों, जिसके 40 वर्ष कंप्लीट हो गए, क्योंकि 3 दिसंबर 1984 को ही भोपाल में क्या हुई थी, गैस का रिसाव किया गया था। और वो गैस क्या थी, एक औद्योगिक आपदा के रूप में जानी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ थी। एक कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के एक कीटनाशक संयंत्र से अत्यधिक विषाक्त मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC गैस का रिसाव हुआ, जिससे स्वास्थ्य की समस्याएं हुई। आसपास के क्षेत्रों में श्वसन संबंधी समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कैंसर और प्रभावित आबादी, प्रजनन समस्याएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं वहां पर देखने को मिली। आज भी भोपाल के उस क्षेत्र में आप जाओगे जहां पे कंपनी लगी हुई थी, आज भी बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी जो है कि अच्छे से कंसीव नहीं करती, उनकी प्रजनन करने की क्षमता कमजोर हो गई है जेनेटिकली रूप से, और भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती। ठीक जैसे आपको हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब के, जो परमाणु बम के आज भी इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लोग वहां पे कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं या फिर जेनेटिकली जो है कि वो बॉडी से विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो ये चीजें, हालांकि इस पे माधवन साहब की बहुत अच्छी मूवी है रेलवे मैन। ठीक है, आप देखोगे रेलवे मैन बहुत अच्छी मूवी है, उसमें दिखाया गया, मेनन साहब भी उसमें मेन कैरेक्टर हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है शायद, नहीं नवाजुद्दीन नहीं बल्कि इरफान खान के बेटे ने उसमें एक्टिंग की है। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखिएगा। तो ये पूरी की पूरी इसी बनी हुई है। आगे देखते हैं और इससे और क्या क्या नुकसान हुआ हमें पर्यावरण के स्तर पे। तो भैया यहाँ पर मिट्टी, पानी, वायु की गुणवत्ता, ये सभी पर्यावरणीय प्रभाव भी हुए। और केवल यही एक बहुत बड़ा आपदा नहीं था, ऐसे और भी चैलेंजेस देखे हैं भारत ने। जैसे चेन्नई में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था 2024 में, विजाग गैस का रिसाव 2020 में, तुगलकाबाद गैस रिसाव 2017 में। तो ये अलग अलग भी चैलेंजेस हुए, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा जो क्रॉनिकल माना जाता है, यानी कि एक तरीके से हिस्टोरिकल माना जाता है, वो आपका भोपाल गैस त्रासदी होती है।
चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलेगा, तो ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान और ओडिशा को धनराशि आवंटित की गई। किसके विकास के लिए? ग्रामीण विकास के लिए। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनको जो पैसा देना था वो आवंटित किया गया। कितना कितना? तो राजस्थान को 10,105 ग्राम पंचायतों, 315 ब्लॉक पंचायत, 20 जिला पंचायतों के बीच जो वितरित करने की जो धनराशि थी, उसकी दूसरी किस्त के रूप में 560.63 करोड़ दे दिए गए हैं। पहली किस्त 53.41 करोड़ थे। हालांकि मुझे भी पता है कि ये प्रश्न कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वही है ना कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक बार बस जान लीजिए, पढ़ लीजिए। ओडिशा में भी ऐसी 6,794 ग्राम पंचायतों और 314 ब्लॉक पंचायत, 30 जिला पंचायतों को भी 370 करोड़ रुपए की किस्त दे दी गई है। क्लियर होगी? अच्छा, ये जो किस्तें दी गई हैं जो ग्रामीण विकास में, किस चीजों पे फोकस किया गया है? तो सबसे पहले स्वच्छता पर, अपशिष्ट के प्रबंधन पे, पेयजल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही साथ ओडीएफ स्थिति बनाए रखने और वर्षा जल संचयन। ओडीएफ का मतलब क्या हो गया? जो आप खुले में शौच करते थे, इसकी जगह आपको हर घर में शौचालय बना के दिया गया है, जिससे आप अपने घरों के अंतर्गत एक शौचालय रहेगा, उसमें जाके अपना शौचालय की नित्य क्रिया को संपन्न करिए। खेतों में बैठ के जो है कि बीमारी फैलाने का काम नहीं करना है। और वर्षा का जल संचय भी हमें करना है, जिससे वर्षा की समस्या भी खत्म होनी चाहिए। और ऐसे ही है एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक नई सरकार गठित हुई है, ठीक है, राजस्थान में बीजेपी के नेतृत्व में। और वहां पे आप देखोगे 16 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम के लिए यात्रा किया, जो राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया था। और इसी दौरान मोदी जी ने लगभग 46,300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 24 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी वहां पर किया। अब इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से 7 परियोजनाएं तो केंद्र सरकार के द्वारा हैं और 2 राज्य सरकार के द्वारा भी शुरू की गई, यानी 7 तो केंद्र सरकार संचालित कर रही है और 2 राज्य सरकार। इन सभी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जल आपूर्ति बढ़ाई जाए, क्योंकि राजस्थान हमारा सूखा प्रदेश है, तो यहाँ पे जल आपूर्ति बढ़ाई जाए। इसके लिए नवनेरा बैराज और एक स्मार्ट बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क और भिलड़ी और रतनगढ़ के बीच रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण शामिल है। तो ये चीज अगर आपसे पूछ लिया करंट में रहकर कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला नवनेरा बैराज किस नदी पर स्थित है, तो नदी आपको गूगल करके सर्च कर लेनी है, या फिर किस राज्य से संबंधित है। पीएम मोदी जी ने रामगढ़ और महलपुर बैराज जैसी जल परियोजनाओं की भी यहां पर नींव रखी है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। और इसी तरीके से बीकानेर में भी बीकानेर के जो पूगल है वहां पे 2000 मेगावाट का एक सौर पार्क की घोषणा की। किसकी? सोलर पार्क की घोषणा की है। झारखंड को अगर हम देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों झारखंड सरकार ने क्या किया कि 75% स्थानीय नौकरी आरक्षण कानून पर रोक लगा दी, क्योंकि जो झारखंड की सरकार थी उन्होंने क्या किया था कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण की अनिवार्यता के लिए जो है कि एक नया अधिनियम लेके आए थे। हालांकि हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तो हाईकोर्ट ने इस कानून पे क्या किया? अस्थायी रोक लगा दी। क्यों लगा दी रोक? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये कहीं ना कहीं संविधान के समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 14 के तहत या आर्टिकल 15-16 ऐसे करके। अच्छा, बात क्या थी कि स्थानीय उम्मीदवारों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर एक्ट 2021 लागू किया गया था। और इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए झारखंड सरकार ने जो है कि 75% का आरक्षण दिया था, क्योंकि वहां पर यह था कि भाई स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। तो एक नजर से तो ये सही था, लेकिन हमारा देश क्या कहता है कि आप आर्टिकल नंबर 19 के तहत कहीं भी जाइए, कहीं भी रोजगार करो, कहीं घर बनाओ, कहीं भी रहो। तो जो लोग अदर स्टेट के, जो झारखंड में जाके अपना कोयला खदानों में या बड़े बड़े जो है कि लॉ एस खदानों में जो है कि नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई भी वहीं हुई है। और ऐसे में उनके बच्चों को अगर आप नौकरी नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी के बाद जनरेशन गैप होगा कि अगली पीढ़ी क्या हो जाएगी? बेरोजगार हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने होम स्टेट को छोड़ चुके हैं। जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे स्टेट को छोड़ चुके हैं, वो झारखंड में ही रह रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई उन्होंने कराई। तो उनके बच्चों का रोजगार कहां जाएगा? क्या वो 25% में फाइट कर पाएंगे? फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को भी ध्यान में रख के समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कानून लाया गया था स्पेशली उन नौकरियों पे था निजी क्षेत्र में जिसकी मासिक वेतन सीमा 40,000 रुपए तक थी। यानी 1 रुपए से लेकर अगर आप 40,000 रुपए तक के किसी भी स्लैब में आते हैं बीच में, तो आप पर यह नियम लग सकता था। हालांकि वर्तमान में इस तरीके के नियम को रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों वाइन पर्यटन की शुरुआत की गई है। 23 दिसंबर 2024 को
उत्तराखंड ने कोटद्वार, ध्यान देना इस लोकेशन का नाम कोटद्वार में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई उद्घाटित की है, जो राज्य में वाइन पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत है। वाइन मतलब वही ड्रिंक जो होती है, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो स्थानीय फल होते हैं, जैसे कि आपका माल्टा हो गया, सेब हो गया, बुरांस हो गया, बुरांस के फूल हो गए, नाशपाती, गलगल, ऐसे स्थानीय फलों का उपयोग करके एक अद्वितीय प्रकार की वाइन बनाया जाए, जो एक तरीके से आयुर्वेदिक वाइन कहीं ना कहीं हो जाए, अगर अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम रखी जाएगी। इसका एक और प्रॉफिट होगा कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, पर्यटकों को भी आकर्षित किया जाएगा, स्थानीय व्यवसायों को समर्थन मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। स्पेशली सरकार ने कहा कि कोटद्वार में तो हम शुरू कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बागेश्वर और चंपावत, इनमें भी एक अतिरिक्त वाइन उत्पादन इकाइयां स्थापित करेंगे, जिससे राज्य में वाइन पर्यटन का दायरा और बढ़ेगा। वाइन पर्यटन का मतलब ये नहीं है कि लोग जाके वहां पे वाइन को खरीदेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल जो फ्रूट्स है, इनसे कैसे वाइन को तैयार किया जा रहा है स्थानीय स्तर पे, साथ ही साथ निजी स्तर पे निवेश भी आ सकेगा उत्तराखंड में। तो ये एक अच्छी परियोजना है। बाकी नई परियोजनाओं के साथ खेल बुनियादी ढांचे में निवेश किया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी जो कि धामी साहब हैं, इन्होंने 3 प्रमुख खेल संबंधी परियोजना का उद्घाटन किया। पहला, पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम का विकास, दामकोठी पुल का विद्युत अग्रभाग सौंदर्यीकरण और चंडी देवी पुल का विद्युत अग्रभाग सौंदर्यीकरण। ये 3 प्रकार के जो है कि परियोजनाओं को उद्घाटित किया गया है। फिर यहां पर देखते हैं हम लोग आगे कि उत्तराखंड एक खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित करेगा, 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी स्थापित करेगा जहां पे इंटरनेशनल लेवल के मैच भी किए जा सकते हैं, और 89 मिनी स्टेडियम और 150 से अधिक खेल मैदान स्थापित करने की योजना बना रहा है। यानी खेल के अंतर्गत एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। फिर उत्तराखंड की एक योग नीति का एक नया टॉपिक है कि इस नीति का उद्देश्य है कि योग केंद्रों के लिए मानक स्थापित किया जाए कि जितने भी हम योग सेंटर बनाएंगे वहां पे किस तरीके के स्टैंडर्ड होने चाहिए, किस तरीके के मानक होने चाहिए, उनका जो है कि पूरा लिखित प्रमाण होगा, कोडिफिकेशन होगा, और नए संस्थानों को प्रोत्साहित करके ऋषिकेश को दुनिया का योग शहर के रूप में डेवलप किया जाए। किसको? दुनिया का योग शहर किसे बनाएंगे? ऋषिकेश को बनाएंगे। राज्य भर में योग सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी जो राज्य भर में, जिससे योग ग्राम और वेलनेस सेंटर की भी स्थापना की जा सकेगी। तो ये उत्तराखंड की योग नीति होगी, जिसमें आपको किसको याद रखना, मुख्य रूप से ऋषिकेश को याद रखना, जो हरिद्वार के ऊपर है थोड़ा सा। और यह पहल राज्य के वेलनेस पर्यटन पर भी ध्यान केंद्रित करती है, मौजूदा आयुष नीति को पूरक करती है जो पारंपरिक भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देती है। अब यहाँ पे आयुष का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे आयुर्वेद हो जाएगा, यहाँ यूनानी हो जाएगा, यहाँ एलोपैथ हो जाएगा, यहाँ सिद्धस्थ हो जाएगा। इस तरीके की 6 प्रकार की जो पद्धतियां इसमें आती हैं आयुष में, उन्हीं को जो ध्यान रखा जा रहा है। और वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे लोग मानसिक अवसाद से पीड़ित चल रहे होते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रोमा में जी रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पे नेचुरल थेरेपी दी जाती है, थेरेपी दी जाती है। कहीं वाटर से किया जाता है, किसी प्रकार के अलग अलग भभूत से की जाती है, जो बहुत ही एक तरीके से आध्यात्म के साथ साथ मानसिक शक्ति प्रदान करती है। तो ये वेलनेस सेंटर भी यहाँ पे खोले जा रहे हैं। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे PMAY के तहत 6.5 लाख घरों के लिए मंजूरी मिली है। 25 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.5 लाख घरों को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है, जिसमें राज्य की योजना है कि हम अतिरिक्त 13 लाख अतिरिक्त घर और तैयार करेंगे, जिससे 19.66 लाख हमारे घर लगभग तैयार हो जाएंगे। अच्छा, केंद्र सरकार ने भी क्या रखा है? एक टारगेट रखा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि पूरे भारत में गांव में 2 करोड़ घर और शहरों में 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरीके से एक और मतलब कि एक तरीके से पहल है शासन अपाल्यादारी। इस पहल के लिए भी महाराष्ट्र को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। ये क्या है? 1 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार को अपनी शासन अपाल्यादारी पहल के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों हिंदी में सरकार आपके द्वार, अर्थात सरकार ने इतने प्रकार के अलग अलग टूल्स, इतने तरीके के पोर्टल, एप्लीकेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस और शिकायत निवारण पोर्टल वगैरह तमाम चीजें स्थापित कर दी हैं कि सरकार आपके द्वार पे आ गई। आपको जो कहना है आप इजिली अपने मोबाइल से ही सब कुछ कह सकते हो, और सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाया गया है, और इसी के लिए स्कॉच पुरस्कार भी दिया गया है। आगे ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा में अगर आप देखोगे 59 यानी 59वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन किया गया, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक। इस तरीके की तिथियों को याद रखना जरूरी है आपको, बिल्कुल, क्योंकि आयोग इस तरीके से ही घुमा के पूछ रहा है।
इसमें 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और यहाँ पे मोदी जी ने स्मार्ट पुलिस बल की आवश्यकता पर बल दिया। अब ये अगर आप गूगल करोगे ना स्मार्ट पुलिस, तो इसकी अलग अलग जो है कि वर्ड के मीनिंग्स हैं, क्योंकि मोदी जी क्या है ना न्यूमोनिक पैटर्न को बहुत यूज करते हैं। मतलब एक बड़े बड़े स्टेटमेंट को क्या करते हैं, एक फर्स्ट लेटर को लेके एक कीवर्ड्स के रूप में यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट पुलिस की आवश्यकता पर बल देना चाहिए, जो कहीं ना कहीं पुलिसिंग क्षमताओं को बढ़ाने और साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए एआई सहित और भी टेक्नोलॉजियों के लाभ उठाने पर महत्व देता है। इसीलिए एआई को क्या किया गया, स्मार्ट पुलिस से कनेक्ट कर दिया गया। अब चलते हम जरा गुजरात की ओर। तो गुजरात में आप देखोगे घर चोला को मिला जीआई संकेतक, जीआई टैग मिल गया। 30 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने गुजरात के पारंपरिक हस्तशिल्प घर चोला को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है। क्या है ये एक बांधेज साड़ी है, उसी का एक प्रकार होता है। बंधेज साड़ी क्या होती है, जिसे बंधनी के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से गुजरात राजस्थान में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध कपड़ा शिल्प है। कैसा दोस्तों, कपड़े से संबंधित है और इसकी पैटर्न और तकनीकें उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। मतलब राजस्थान की अलग हो सकती है, गुजरात की अलग हो सकती है, लेकिन पैटर्न क्या होता है, कपड़े शिल्प में होता है। इसका महत्व क्या होता है, अगर आप इसे देखोगे तो एक विशिष्ट प्रकार का एक साड़ी का प्रकार होता है जो गुजराती शादियों में विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर अक्सर क्या होता है, जो सास होती है, सास के द्वारा दुल्हन को उपहार में दिया जाता है। जैसे दुल्हन जब पहली बार उसके घर पहुंचती है दूल्हे के साथ आके, तो जो उसकी सासू माँ होती है दुल्हन की, वो अपनी दुल्हन को क्या करती है, इस तरीके की बंधेज साड़ी देती हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग पूर्वोत्तर राज्य और इसके बाद हमारा जो स्टेट करंट अफेयर्स यानी कि राज्य समाचार वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या है इसमें, 25वां हॉर्नबिल महोत्सव पे विवाद हो गया है। 6 दिसंबर 2024 को नागालैंड का 25वां हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया नागालैंड में, जिसमें भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति देने के हालिया निर्णय पर विवाद का सामना कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, भारतीय निर्मित जो विदेशी शराब है इसको बेचने के लिए जो है कि इस तरीके के मामले सामने आते हैं और उस पर विवाद हो जाता है। अच्छा, इस उत्सव की अगर हम बात करें तो ये वार्षिक उत्सव है। ये 14 नागा जनजातियों की परंपराओं का प्रदर्शन करता है। किन जनजातियों का, नागा जनजातियों का। और नागा जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ रहती है, नागालैंड में रहती है। तो इसीलिए वहां पे हॉर्नबिल महोत्सव सामान्यतः आयोजित किया जाता है। अच्छा, चावल बियर का भी वहां पे एक सांस्कृतिक महत्व है। जैसे पारंपरिक चावल की बियर जिसको थुट्स कहते हैं, थुट्से का नाग समाज में सांस्कृतिक महत्व, नाग मतलब ये सांप नहीं, नागा समाज जो कि नागा जनजातियों समेत है, जो सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के बीच एक संघर्ष पैदा करता है। तो वहां पे जो नागालैंड बैप्टिस्ट जो चर्च काउंसिल है उसने नैतिक और धार्मिक आधारों का हवाला देते हुए शराब प्रतिबंध में किसी भी प्रकार के ढील का कड़ा विरोध किया है कि अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं को बाधित करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसी तरीके का एक और फेस्टिवल है मेघगोंग। इसमें बस आपको इतना जानना है कि मेघालय के गारो हिल्स में आयोजित मेघगोंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का समापन यूरोप के दिग्गज रॉक बैंड के शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ। तो इसमें यूरोप का एक बैंड आया था रॉक बैंड, और ये 2 दिसंबर 2024 को हुआ था समापन। और इसमें कुछ खास जानने के लिए नहीं था। मिशन अरुण हिमवीर, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है दोस्तों, 27 नवंबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया। अरुण से ही आप लगा सकते हो इसका लिंक कि अरुणाचल प्रदेश सरकार का होगा, पहली चीज। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन जो बोर्ड है वहां का, उसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो आईटीबीपी है इनके बीच में करार किया, एग्रीमेंट किया। अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस, क्या विपणन किया होगा, क्या इन्होंने जो है कि एग्रीमेंट किया। इसमें कहा गया कि जो आईटीबीपी होंगे ना, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस होगी, वो क्या करेगी, वो यहाँ पे किसानों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से या फूड जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सहकारी समिति हैं, इनसे ही स्थानीय रूप में उगाए गए उत्पाद जिनमें फल होंगे, सब्जियां होंगे, मांस होंगे, मुर्गी पालन होंगे, इनको खरीद करेगी। यानी आईटीबीपी के जो जवान हैं, जो अपने बेस कैंप में खाना वगैरह चाहिए होता है, फल वगैरह चाहिए होता है, हर एक चीज चाहिए होती है, इसके लिए जो अलग से किसी और मार्केट से नहीं खरीदेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर फलों को खरीदेंगे, सब्जियों को खरीदेंगे, मांस को खरीदेंगे या जो भी चीजें। इससे क्या होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बनेगा और किसानों के लिए नए नए बाजार भी उभर के सामने आएंगे और आय भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी आएंगे। तो अच्छी पहल है कि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो आपकी आईटीबीपी टीम लगी हुई है वहां पे सुरक्षा करने के लिए इंडो चाइना बॉर्डर पे, तो वहां पे आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही टाटो वन जल विद्युत परियोजना, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये जल विद्युत परियोजना आती है, जिसमें
1750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इसको मंजूरी दे दी गई है। और टाटो 1 जल विद्युत परियोजना की कुल जो क्षमता वो 186 मेगावाट होगी, जिसमें 62 मेगावाट की 3 यूनिट शामिल की गई हैं। क्लियर होगी? तो यहां तक तो दोस्तों हम लोगों ने आज लगभग 43 मिनट की क्लास कंप्लीट हुई है। और अब जो है कि राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है इसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि जो राज्य वाला था वो थोड़ा बड़ा था, करीब 8-9 पेज का होता है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकते। आराम से समझते हुए, हर एक चीजों को इंटरलिंक करते हुए टॉपिक से इसको समझने का प्रयास किया गया। अब जो आगे है वो आपका राष्ट्रीय 3-4 पेज में, फिर आर्थिकी 2-3 पेज में, फिर मतलब 2 पेजों में है, फिर अंतर्राष्ट्रीय भी 2-3 पेज में है। तो मैक्सिमम टॉपिक हम खींचने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, हमारी जो क्लास होगी करंट अफेयर्स की वो 40 to 45 मिनट्स की होगी। ज्यादा बड़ी रखने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स है, कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं है कि आप इसको कनेक्ट करके इजीली याद कर पाओगे। करंट अफेयर्स है तो नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो उतना ही हम लोग क्लास रखेंगे जितना हम डाइजेस्ट करवा सके आपको। और दूसरी चीज, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करके जाना, और अगर अच्छी भी ना लगी हो ना तो प्लीज चैनल के वीडियो की डिसलाइक कर देना। डिसलाइक करने से भी क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि हमें इसमें और भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि ये वीडियो और इनोवेटिव और अट्रैक्टिव बने। और अगर पसंद आ रहा है, चीजों को समझाने का तरीका, चीजें आपको कनेक्ट हो पा रही हैं, मैगजीन को जो है कि पढ़ने की हेडक खत्म हो जाएगी, आप इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक जब व्यूज आते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो ठीक है, चीजों को लोग पसंद कर रहे हैं तो उनके लिए इस काम को कंटिन्यू किया जाए। बाकी चैनल पे जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपके लिए खजाना रखा हुआ है। और हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए मिलेगी जानकारी, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए मिलेगी, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आपको नोट्स की जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।